हेलो नमस्कार साथियों, मैं सत्य सिंह आप सभी का स्टडी वर्सेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी के लिए पॉलिटी की एक और क्लास मौलिक अधिकार भाग 3 नाम से लेकर आया हूं। इससे पहले मौलिक अधिकार के संदर्भ में हमने 2 क्लासेस और की हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आप में से जिसने भी क्लास नहीं देखी वो जाके देख सकता है, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो इसके बेसिक और फैक्ट या कॉन्सेप्ट जो भी थे हमने दोनों वीडियो में अच्छे से कवर किया। इसमें तीसरा वीडियो आर्टिकल 32 संबंधित संवैधानिक उपचारों के संदर्भ में है। इसमें हम मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने के आधार पर किस प्रकार से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किन चीजों के माध्यम से हम केस कर सकते हैं, उस चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को। मौलिक अधिकार भाग 3। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे रिट। रिट मतलब याचिका होती है, को बोलते हैं रिट। ठीक, रिट प्रकार एवं क्षेत्र। रिट के कौन कौन से प्रकार होते हैं और कौन कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत वो जारी किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिट जारी कौन करता है। रिट जो जारी करता है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और हाई कोर्ट जारी करता है। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। ठीक है, दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। उसके पीछे रीजन है कि आर्टिकल 32 जो है ये मूल अधिकार है, ये व्यक्तियों का मूल अधिकार है, नागरिकों का मूल अधिकार है, नागरिकों का मूल अधिकार। जबकि ये वैधानिक नहीं होगा, संवैधानिक होगा। ये संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार के तहत हाईकोर्ट मना भी कर सकता है और इसको लागू भी कर सकता है। ठीक, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इसको जारी करना है या उनका दायित्व है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, क्योंकि यह संविधान का संरक्षक एवं अभिभावक है। ठीक, तो रिट कितनी प्रकार की होती है? तो रिट 5 प्रकार की होती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। इससे भी प्रश्न आए हुए हैं कि कौन से रिट किसके लिए जारी किए जा सकते हैं। ठीक, कौन से रिट में क्या चीजें हैं, उनके संदर्भ में प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास है, इसलिए संसद के पास यह अधिकार है कि वो आर्टिकल 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई अन्य प्राधिकरण जो अधिक न्याय का काम करते हों, उनको रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, और अगर वो 32 के तहत रिट जारी वो दे दिया जाता है तो उनके लिए भी अनिवार्य हो जाएगा, उनको रिट मूल अधिकारों को उल्लंघन होने पर उनको रिट जारी करना ही पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं आगे, उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र अधिकार एवं उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से भिन्न है। सुप्रीम कोर्ट का जो रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र अधिकार है वो हाई कोर्ट से किस प्रकार भिन्न है उसको हम देख सकते हैं। जिसमें पहला है, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट केवल आर्टिकल 32 के अंतर्गत अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ उस आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत सुप्रीम हाई कोर्ट मूल अधिकार के खुद जारी कर सकता है, लेकिन इसके अलावा अन्य अधिकारों, अन्य चीजों के लिए, अन्य उद्देश्यों के लिए भी वो रिट जारी कर सकता है। अगला है हमारा, उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध जारी कर सकता है।
मान लीजिए किसी का मूल अधिकार उल्लंघन हुआ, जैसे मैं हूं और मेरा एक दोस्त है, मैंने उसके मूल अधिकारों को उल्लंघन किया, तो वो जाके मेरे खिलाफ रिट दायर कर सकता है। या सरकार ने नागरिकों के मूल अधिकारों को हनन किया तो उसके खिलाफ जारी किया जाए। लेकिन उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित जो राज्य हैं, राज्य के व्यक्ति अपने क्षेत्र के राज्य को या मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो वहां के खिलाफ जारी कर सकता है। यानी हाई कोर्ट केवल अपने राज्य के अंतर्गत व्यक्तियों के खिलाफ, उस राज्य की सीमा के अंतर्गत, यदि उस राज्य के में हाई कोर्ट में जो भी केस आया वो दूसरे राज्य से संबंधित हो तो ही जारी कर सकता है। मतलब यूपी का हाई कोर्ट बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लिए रिट जारी नहीं कर सकता है, वो वहां की हाई कोर्ट ही करेगी। लेकिन अगर बिहार का कोई केस उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में चल रहा है तो यहाँ की हाई कोर्ट उसके लिए रिट जारी कर सकती है। ठीक। अगला है अनुच्छेद 32 के तहत उपचार अपने आप मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है, इसलिए उच्च न्यायालय अपनी न्याय संबंधित क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। ठीक। जो मैंने ऊपर बताया भी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने से मना कर सकता है। रीजन हमने बताया, क्योंकि ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार का संरक्षण कौन है? सुप्रीम कोर्ट, इसलिए वो मना नहीं कर सकता। लेकिन आर्टिकल 226 एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि ये संविधान में सम्मिलित है, इसलिए संवैधानिक अधिकार है और हाईकोर्ट इसके लिए मना कर सकता है कि आपके इस संदर्भ में रिट जारी नहीं कर सकते। ठीक, ये हुआ। अब अगला है कि जो रिट हमारे थे कौन कौन से थे, उनमें क्या क्या चीजें थे, अब हम उनको पढ़ लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, सशरीर को प्रस्तुत किया जाए। ठीक, मतलब जो व्यक्ति है उसको यह अधिकार है, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो वो सशरीर उसे इसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ठीक, यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो न्यायालय रिट जारी करके उसको अपने सामने पेश करवा सकते कि आप जितनी जल्दी से उसको लेके आइए, हम देखेंगे क्या केस है। ठीक, जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक, उच्चतम न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिया गया व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र कर दिया जाता है। इस तरह किसी व्यक्ति को जबरन गिरफ्तार नहीं होगा, ठीक है, जबरन निरस्त में रखने की विरुद्ध है। ठीक, हमने जो बताया कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा या हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, अगर अदालत को ये लगता है या कोर्ट को ये लगता है कि इसको जबरन गिरफ्तार किया गया तो उसको निरस्त कर दिया जाता है और उसको बहाली कर दिया जाता है। ठीक, अगला हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। या बंदी प्रत्यक्ष ये पूछता है किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है, किसके खिलाफ नहीं। ये यूपीपीसीएस आरओ और यूपीएससी में भी आ चुका है। सार्वजनिक प्राधिकरण और
व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक, ये हो गया हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है आपको साफ शरीर किसी के सामने उपस्थित करना है। किसी से मतलब है यहाँ कोर्ट, कोर्ट होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर संसद आर्टिकल 32 कहते किसी अन्य प्राधिकरण को भी देता है रिट जारी करने का अधिकार, तो उसके सामने भी बंदी प्रत्यक्षीकरण आएगा। ठीक है, तो ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को साफ शरीर न्यायालय के सामने में प्रस्तुत करना। ठीक, अगर किसी के द्वारा हिरासत में लिया गया कोई व्यक्ति है तो उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण है। या दो व्यक्तियों के खिलाफ जारी सकते हो सकता है, सार्वजनिक प्राधिकरण हो और व्यक्ति दोनों, निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया। ठीक है, अगला हमारा परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। न्यायालय यह आदेश देता है कि न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उनसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। अब ये परमादेश जारी होगा, जाहिर सी बात है, तो सार्वजनिक अधिकारी बोल रहा है तो पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों से पूछा जाएगा। इसमें चपरासी से लेकर डीएम एसडीएम सब कुछ आ जाएंगे। ठीक, कर्मचारियों के लिए होगा। ठीक, मतलब प्रशासनिक व्यक्तियों के खिलाफ जारी हो सकता है। प्रशासनिक व्यक्तियों के खिलाफ। परमादेश का मतलब होता है कि न्यायालय किसी अधिकारी से यह पूछ सकता है कि जो मैंने आदेश दिया था उसको आपने फॉलो क्यों नहीं, उसका पालन क्यों नहीं किया, आपने उसको लागू क्यों नहीं किया, और अगर नहीं किया तो उस नकारने के संबंध में उसके कारणों को हमें सविस्तार बताइए। उसी को हम बोलते हैं परमादेश। ठीक, अगर बार बार कोर्ट से ऑर्डर आते हैं, कोई अधिकारी उसको बार बार इग्नोर कर देता है, उसको नजरअंदाज कर देता है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट परमादेश के माध्यम से उस अधिकारी को तलब करती है और पूछती है कि आपने इसको क्यों नकारा, और नकारा तो उसका हमें रीजन बताइए। ठीक, या निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध उच्च न्यायालय का मुख्य न्याय इत्यादि के लिए जारी नहीं किया जा सकता। ठीक, इसमें निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध ऐसे विभाग जो संविधान से इतर, जो संविधान में जिनका वर्णन नहीं है, उनके खिलाफ, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इत्यादि के लिए जारी नहीं किए जा सकते। इसको आप एक जगह आराम से लिख लीजिएगा, जैसे निजी व्यक्तियों के खिलाफ या इकाई के विरुद्ध। इकाई मतलब कोई कंपनी, गैर संवैधानिक संस्था, राष्ट्रपति राज्यपाल और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जारी नहीं किए जा सकते, के खिलाफ जारी नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये हो गया। अगला रिट जो हमारा है वो है प्रतिषेध। दूसरा पेन ले लेते हैं। प्रतिषेध, इसका शाब्दिक अर्थ रोकना। रोकना मतलब किसी कार्य को या योजना को, ऐसी कोई भी चीज कार्य को रोकेंगे या किसी को योजना को रोकेंगे, कुछ भी हो, रोकने का अर्थ है, मतलब आप ध्यान में रखिए, कोई भी चीज हो उसको रोकना। रोकने का तात्पर्य है कि इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं या हाई कोर्ट है, जारी दोनों कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेन हाई कोर्ट है क्योंकि ये अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी, तो हाई कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर होता है।
सुप्रीम कोर्ट बहुत कम ही ऐसा रेट जारी करती है, ठीक है। जब उनको लगता है कि कोई भी केस ऐसा है कि जिससे समाज और देश के एक बड़े हित तबके को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट आता, नहीं तो हाई कोर्ट ही मैटर देखता है। इसलिए हाई कोर्ट है अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उस न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई भी अधिकरण जो न्यायिक कार्य करते हों, कोई भी अधिकरण जो न्यायिक कार्य करते हैं, अगर वो अपने न्याय क्षेत्र, मतलब उनका ये है कि आप जुरिडिक्शन आपका ये है, या कोई केस को आप अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट प्रतिषेध रिट जारी करके उनको रोक सकती है। मतलब ये है, ये कार्रवाई करने के पहले की कार्रवाई करने के पहले ही रोक देता है, रोक देता है, ठीक है। हाई कोर्ट क्या करता है, जब किसी अधीनस्थ न्यायालय अधिकरण द्वारा अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करते हैं, तो उसको रोकने के लिए परमादेश प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है, ठीक। यह रिट केवल न्यायिक एवं अर्धन्यायिक संस्था प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। जब प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्तियों के या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है, केवल न्यायिक एवं अर्धन्यायिक, क्योंकि न्याय क्षेत्र से बाहर वही जा सकता है जो न्यायिक क्षेत्र का काम करे। तो ये जो प्रतिषेध है रिट हमारा, ये उच्च न्यायालय द्वारा केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्थाओं के लिए जारी किया जाता है। अगला रिट है हमारा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है, ठीक। अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण, जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो मामलों को दबाते जा रहा है, वो केस सुनवाई नहीं कर रहा है, ठीक। मामलों का स्थानांतरण को सीधे अपने पत्र द्वारा जारी किया, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको अपने पास मंगा लेगा या बिना मंगाए ही कोर्ट को आदेश दे देगा कि आप इस कार्रवाई को शुरू करें और इस केस का जल्द से जल्द निस्तारण करें। तो उसको हम बोलते हैं उत्प्रेषण। उस चीज के संदर्भ में हम उत्प्रेषण रिट हाईकोर्ट हमारा जारी करता है, ठीक है। उत्प्रेषण, ठीक है। यह रिट भी विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं, क्योंकि इसमें न्यायिक कार्य हो गए, और जहां न्यायिक कार्य होंगे वहां केवल न्यायिक कार्य हो रहे, वहां केवल न्यायिक संस्था के लिए ही जारी की जा सकती है, ठीक है। न्यायिक संस्था के लिए ही जारी की जा सकती है। हमने बता दिया उत्प्रेषण क्या होता है। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स के लिए जारी करती है और कहती है कि आप इस कार्य को जल्द से जल्द निपटाएं, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके संदर्भ में हमें आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी, ठीक। अधिकार परीक्षा या न्यायालय द्वारा जारी किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए किया जाता है। इस रिट के द्वारा यह जांच लिया जाता है कि लोक प्राधिकारी अवैध तरीके से पद ग्रहण तो नहीं कर रहा है, नहीं किया या नहीं, पद ग्रहण तो नहीं कर रहा है, दोनों हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, अगर किसी कोर्ट को लगता है या किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई लोक प्राधिकारी जो गलत तरीके से पद को प्राप्त किया है, ये उसके काबिल नहीं था, लेकिन वो घूस दे के या किसी जुगाड़ करके उस पद पर बैठ गया, तो व्यक्ति या कोर्ट दोनों में से कोई भी अगर व्यक्ति कोर्ट में जाकर करता है तो वही चीज होगा, और कोर्ट स्वयं को पता चलता है तो कोर्ट
आजकल रील्स के माध्यम या वी न्यूज के माध्यम से पता चल जाए कोर्ट को कि ये फला फला व्यक्ति गलत तरीके से उस पर बैठा हुआ, तो उसके पद के बारे में ये कैसे बैठा सब कुछ जानने के लिए वो पत्रकार परीक्षा जारी करेगा और अगले को बताना पड़ेगा कि हम इस विधि के तहत इस पद पर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इसे मंत्री कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर इसमें प्रशासनिक या लोक अधिकारी, प्रशासनिक या लोक अधिकारी, लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है, तो ये केवल इन्हीं के विरुद्ध में मंत्री कार्यालय नहीं आएंगे, क्योंकि ये इनकी नियुक्ति नहीं होती, ये चुने जाते हैं। उसके बाद इनको प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, तो इनके संदर्भ में नहीं हो सकता। दूसरा, निजी व्यक्तियों के लिए जारी नहीं किया जा सकता, वो चाहे तो किसी भी आधार पर किसी को पैसे लेके अन्य किसी आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा अनुच्छेद 33 और 34, हमने फंडामेंटल राइट्स को 12 से लेके 35 तक बोला था, जिसमें हमने 32 तक आपको बता दी कि 32 तक क्या होता है। 32 हमारा संवैधानिक उपचार है और संवैधानिक उपचारों में किस तरीके से हम कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हमारा आता अनुच्छेद 33, संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि अगर इन पर नहीं लगाया जाए तो इनको भी हर तरीके की स्वतंत्रताएं होंगी। तो ये अपना मना कर देंगे, जाने से, ड्यूटी करने से मना कर देंगे, किसी को मारने, मान लीजिए आतंकवादी बोल देंगे हमारी आजादी है, हम नहीं मारेंगे किसी को। ठीक, तो ऐसी चीजें इनके लिए मना की जा सकती है। ठीक, इससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा और देश के ऊपर एक संकट आ सकता है, क्योंकि ये अगर मान लीजिए कोई आतंकवादी है, हमला कर रहा है, बोल दें कि हमारा 21 के तहत ये अधिकार है कि हम गोली नहीं चलाएंगे, हमको ये अधिकार है कि हम गोली नहीं चलाएंगे, तो आतंकवादी तो फिर उनको, आतंकवादी तो हमारे देश पे आक्रमण कर देंगे। इसी संदर्भ में आर्टिकल 33 कहते हैं इनके केंद्र सरकार को ये, संसद को ये अधिकार है, संसद को ये अधिकार है, ये ध्यान रखिएगा। संसद कभी कभी कोई क्वेश्चन में देख केंद्र सरकार, लेकिन यहाँ संसद रहेगा, संसद ध्यान रखिएगा, संसद शब्द में बहुत जाइए, गौर करिएगा, संसद को यह अधिकार है। ठीक, इसमें सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस बल है, खुफिया एजेंसी है एवं अन्य और भी जो सरकार के आर्म फोर्सेज हैं उनके लिए भी है। ठीक है, अनुच्छेद 34 है मार्शल लॉ और मूल अधिकार। मार्शल लॉ होता है मिलिट्री कानून, यानी सेना कानून। कहीं पे अगर सेना कानून लागू है, सेना कानून, तो वहां पर मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, इसलिए वहां पर मूल अधिकारों को वरीयता नहीं दी जाती, वहां सेना कानून को वरीयता दी, क्योंकि देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार को सेना कानून लगाना पड़ता है। जैसे नागालैंड, मणिपुर जैसे क्षेत्रों में वहां पे घुसपैठिए या बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन जैसे लोगों की देशों की वजह से भारत के सीमा क्षेत्रों में डिस्टर्बेंस हमेशा बना रहता है, तो इस संदर्भ में यह दिया गया है। ठीक, पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या है। मूल अधिकार, अनुच्छेद 34 मूल अधिकार पर तब तक प्रतिबंध लगाता है जब तक भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू ना हो। हाँ, लागू प्रतिबंध लगा रहा ना, मार्शल लॉ लागू हो, या संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनः निर्मित करें। संसद किसी मार्शल वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। मैं बताया ना कि अगर मान लीजिए किसी सॉरी मार्शल लॉ लागू है, ठीक, और वहां भी मूल अधिकार हम कर दे। मार्शल लॉ का मतलब है अगर कोई उपद्रव करता है या पत्थरबाजी या गोली चलाना, अगर सेना के द्वारा उसमें किसी की जान चली जाती है, तो लोग क्या कहेंगे, मूल अधिकार के तहत कोर्ट में जाएंगे और उस सेना के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ठीक, तो जो देश के लिए बहुत ही खतरे के काम होगा। ठीक है, तो सरकार, संविधान निर्माताओं ने कहा किया कि ऐसी चीजों के लिए एक ऐसा आर्टिकल डालो कि जहां भी मार्शल कानून लागू होगा वहां मूल अधिकार नहीं होगा, वहां मूल अधिकार नहीं होगा। सॉरी, इसीलिए कहा जाता है मूल अधिकार और मार्शल लॉ दोनों एक दूसरे के विपरार्थक है।
जहां मूल अधिकार होगा वहां मार्शल लॉ नहीं होगा, जहां मार्शल लॉ होगा वहां मूल अधिकार नहीं होगा। ठीक, ये हुआ हमारा सेना कानून अनुच्छेद 34। ठीक, आप पढ़ लेते हैं मूल अधिकारों के महत्व। कभी कभी आते इनसे एक आध पॉइंट आ जाते हैं। तो इसमें है, यह देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते मूल अधिकार, यह व्यक्ति के भौतिक नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हमने मूल अधिकार को पढ़ते हुए समझ लिया कि आर्टिकल 21 आर्टिकल 19। ठीक, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 14 15 16। ठीक, यह देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं, यह भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं। ठीक, अब आता है अगला मूल, हाँ सब छठा है, यह व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखने में सुनिश्चित करते हैं, यह लोगों को राजनीतिक एवं प्रशासन प्रणाली में भाग तो नहीं हुआ एवं प्रशासन प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं, यह सामाजिक समानता सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं, ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। ठीक, अगला है भाग 3 यानी मूल अधिकार के बाहर का अधिकार। कुछ ऐसे अधिकार है जो मूल अधिकार के बाहर अधिकार है, उनको हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं। ठीक, इन अधिकारों को संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या गैर मूल अधिकार भी कहा जाता है। पहला है, विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जा सकता। सरकार बिना विधि के जनता से कर अधिरोपित नहीं कर सकती और ना ही उसको संग्रहित कर सकती। कोई विधि बनाकर ही सरकार लेगी। अगर इनकम टैक्स लेना है सरकार उसके लिए विधि बनाएगी, जीएसटी लेना है उसके लिए सरकार कानून बनाएगी, होम टैक्स लेना है, ठीक, ऐसे जितने भी सर्विस टैक्स लेना, जितने भी टैक्स कर लगाएंगे, सेस सरचार्ज, ठीक, एजुकेशन टैक्स, हर एक चीज को सरकार विधि द्वारा ही लेगी, संसद से कानून पास कराएगी, उसके बाद ही सरकार कर लगा सकती है। ठीक, अगला विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। भाग 12 अनुच्छेद पहले वाले में भाग 12 अनुच्छेद 356। ठीक, ये टैक्स की बात करता है। अब इसमें भाग 13 अनुच्छेद 300 का उन्हें पढ़ा था कि मूल संविधान में मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स वो 7 थे, इसमें संपत्ति का अधिकार भी था। इसको हमने उठा के भाग 13 अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया था। ठीक है, अगला है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार एवं समागम का आबाद होगा। व्यापार और समागम का आबाद होगा, मतलब आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं और जाकर बस सकते हैं। यह भाग 13 में अनुच्छेद 301। ये भी एक ऐसा अधिकार है जिसके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता कि आप क्यों यहां बसे क्यों नहीं बसे। ठीक, मूल अधिकार स्वयं उल्लंघन होने पर दुखी व्यक्ति अनुच्छेद 32 जो कि स्वयं मूल अधिकार के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, परंतु उपरोक्त अधिकारों के उल्लंघन व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय नहीं जा सकता, क्योंकि मूल अधिकार या अधिकार मूल अधिकार नहीं है। मैंने बता दिया कि जो संवैधानिक अधिकार उसके तहत आप सीधे न्यायालय नहीं जा सकते, उसके लिए आपको पहले पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराना हो, उसके बाद ही आप जा सकते हो, लेकिन मूल अधिकार के तहत आप सीधे कोर्ट जा सकते हो। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का इतना टॉपिक, जिसमें हमने बचे हुए रिट संबंधी सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया, जान लिया कौन सा रिट क्या प्रावधान करता है, वो किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, किसके विरुद्ध नहीं। ठीक, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद, शुक्रिया।